खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। केरल का फेमस हदिया लव जिहाद केस, पूरे देश की नजरें आज देश की सबसे बड़ी अदालत पर थीं, क्योंकि आज का दिन इस केस में हदिया की खुद की गवाही का था। हदिया कोर्ट के सामने पेश हुई और अपने पति के ऊपर लगाए जा रहे सो कॉल्ड लव जिहाद के सारे आरोपों की हवा निकाल कर रख दी। हदिया ने साफ कहा कि उसे अपने लिए आजादी चाहिए, उसे अपने शौहर के साथ ही रहना है और इस्लाम मजहब में ही रहना है, जिसे उसने अपनी मर्जी से कबूल किया है, जोर जबरदस्ती से नहीं। एनआईए की दलील थी कि हदिया का ब्रेन वॉश किया गया है, इसलिए उसकी काउंसलिंग जरूरी है। अदालत ने इसे खारिज करते हुए साफ कर दिया कि अब वो अपने पिता के साथ नहीं रहेगी। आदेश दिया कि उसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए सेलम भेजा जाएगा और इस दौरान उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की होगी। तो क्या यह केस, जिसे केरल और पूरे मुल्क के लिए बड़े खतरे के तौर पर पेश किया गया, वो महज लव जिहाद का एक शगुफा बनकर रह गया है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मोहब्बत की शादी में जिहाद का शगुफा, कितना सच कितना गलत, क्या है केरल के लव जिहाद की सच्चाई? क्या हादिया का सच लव जिहाद के शगुफे पर भारी पड़ा? केरल लव जिहाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हादिया को पढ़ाई के लिए कॉलेज की सहूलियत दस्तयाब होगी और पढ़ाई का खर्च रियासत की हुकूमत उठाएगी। वहीं शोहर के साथ रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मामले की अगली समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। वहीं हादिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें आज़ाद रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया से पूछा कि क्या आप सरकारी अखराजात पर अपनी तालीम जारी रखना चाहती हैं? हादिया ने जवाब में सरकारी अखराजात पर अपने शोहर को फौकियत दी। वहीं हादिया के वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान कहा कि हादिया बालिग हैं, इनको फैसला अपनी मर्जी पर करने की आज़ादी है। अगर बालिग को फैसले की आज़ादी नहीं है तो फिर हर बालिग पर सवाल उठेंगे। Basically, the court has actually set her free today. That means that she was actually in illegal custody. The court actually interviewed her. After the interview, court came to a conclusion that she should be set free, and the way to set free was to continue her education. She had left her education midway because of all these problems. Now she has to go back to her college in Salem and continue her internship over there. The court has made all facilities to do that. The Kerala government has been directed to give her transport as well as security to reach there over in Salem. And after that, the Tamil Nadu government will take over her security, and then she will be admitted in that college, she will be in that hostel, and she should be treated as any other regular student. That's what the Supreme Court said. Alhamdulillah, my stand has been vindicated, so I'm very happy. वहीं अब इस मामले को भी सियासी पार्टियां हिंदू मुस्लिम का नाम देकर मैदान में कूद पड़ी हैं। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने केरल हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मामले को तूल दिया जा रहा है। निर्णय कोर्ट का होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट ने लव जिहाद का मामला माना है, ऐसा आया है समाचार में पूरे में, और अब वहां की राज्य सरकार प्रीता के पिता को न्याय दिलाने में तकलीफ पहुंचा रहा है, वो बाधक बन रहा है, प्रीता से मिलने नहीं दे रहा है। तो ये कई विषय हैं जो राज्य सरकार की मंशा उजागर होता है कि वो लव जिहाद का समर्थक है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हादिया से बातचीत करके उनकी जहनी हालत का जायजा लेगी। वहीं केरल हाई कोर्ट ने हादिया की मुसलमान लड़के से शादी को रद्द करते हुए अपने वालिद के साथ रहने का हुक्म दिया था। हाल ही में हादिया ने ये भी बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और इसे अपने शोहर के साथ रहने की इजाजत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTV न्यूज। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में हदिया ने जिस तरह से खुद आकर गवाही दी और यह कहा कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो सेलम जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और इस दौरान, यानी पढ़ाई के दौरान, मेडिकल इंटर्नशिप कंप्लीट करने के दौरान उसकी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी तमिलनाडु की सरकार की होगी। लेकिन एक बात हदिया ने बिल्कुल साफ कर दी कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और किसी ने भी उसको मजहब बदलने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसने अपनी मर्जी से
ये धर्म परिवर्तन किया था, कन्वर्शन किया था और वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख रखेंगे इस पूरे मसले पर, इस केस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ विनोद बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। और केरल सरकार पर आज केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि वो लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। केरल सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए हमारे साथ अमीर अदर जैदी साहब मौजूद हैं, सीपीआई के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर दत्ता साहब, डॉक्टर शिवो कमल दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से पूरे सो कॉल्ड लव जिहाद की इस शगुफे की हवा निकलती हुई नजर आई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी सरकार की तरफ से यह कहा जाना कि भाई केरल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद को हवा दे रही, इसका क्या मतलब है? आज तो हदिया सामने पेश हुई कोर्ट के, उसने साफ कह दिया कि कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ, उसने अपनी पसंद से शादी की, मजहब भी अपनी मर्जी से बदला, तो फिर कहां अब लव जिहाद का रह गया? जो लव जिहाद की डेफिनेशन आप लोग देते हैं कि भाई लव जिहाद लव मैरिज नहीं है हिंदू मुसलमान की, लव जिहाद फोर्सफुल कन्वर्जन है, तो उसकी तो हवा निकल गई, खत्म हो गया वो मामला। देखिए, फोर्सफुल कन्वर्जन केवल ये नहीं है कि जबरदस्ती पकड़ के कन्वर्ट कर दिया। फोर्सफुल कन्वर्जन के कई मायने हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए भी बारे में कई तरह की चीजें हैं। लेकिन हादिया का जो किस्सा है या हादिया का जो केस है अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, इसके अभी कई परतें खुलेंगी और आगे सुप्रीम कोर्ट जिस भी हिसाब से फैसला लेता है वह उसके हिसाब से सबको मान्य है। लेकिन एनआईए की जो रिपोर्ट है उसका भी महत्व है, उसमें ऐसे सिमिलर कई केसेस के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। फिर इसका हादिया का रिलेशन विद सत्या सारनी के साथ और जो बाकी चीजें उनके साथ भी देखना है, उनके साथ क्या रिलेशन रहा, उनके पास रही, वहां पे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। उन्होंने खुद ने एग्री किया है, सत्या सारनी और पीएफआई ने, कि हम कन्वर्जन करते हैं, उसके कई तरीके हैं, फाइनेंशियल लालच के द्वारा भी करते हैं और भी कई तरह के कारणों से करते हैं। तो यह सारी चीजों को एक सामूहिक दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक है। हदिया का एक केस है, हाई कोर्ट ने भी तो फैसला दिया था, तो हाई कोर्ट ने क्या बिना सोचे समझे फैसला दिया था क्या? अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल नहीं कह दिया, उसको अपने हस्बैंड के पास नहीं भेज दिया। उन्होंने उसे कहा है कि अभी उसके हिसाब से उसने जो कहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट को और तय में जाना है, उसके लिए उसको अभी पढ़ाई करने देना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता और उसकी इच्छा का पूरा सम्मान सुप्रीम कोर्ट करता है, हम भी करते हैं कि उस अल्टीमेटली अगर हादिया का केस अगर वो कहती है कि मैं अपने मन से जो गई है तो हम कोई डिनाई थोड़ी कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके कंक्लूजन करके और भी केसेस को देख के पीएफआई और जो सत्या सारनी के रोल को इन्वेस्टिगेशन करके सारे केसेस को देखना पड़ेगा और केरला सरकार का अपना रोल भी देखना। आईएसआई के साथ उसके हस्बैंड के लिंक की बात भी आ रही है। उस पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए, केरल सरकार के बारे में भी सवाल खड़े कर दिए। अमीर अदर जैदी साहब, इस बात का जवाब दीजिए। आज केंद्र सरकार के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो साफ कह रहे हैं केरल सरकार बढ़ावा देना चाह रही है लव जिहाद को, इसलिए आप लोग तूल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं ऐसे मामलों को। और पीएफआई के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके खिलाफ तमाम तरह के सबूत आए, स्टिंग ऑपरेशन हो गया कि ये लोग लव जिहाद करवा रहे हैं और फोर्सफुल कन्वर्जन करवा रहे हैं, आईएसआईएस में शामिल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या किया आप लोगों ने उस पर? हम कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, सवाल ये बन जाता है कि एक बालिग कई केसेस आए हैं, लड़की खुद पढ़कर अपना धर्म परिवर्तन करती है और 1 साल के बाद वो किसी मैट्रिमोनियल साइट पे जाती है और वहां पर वो शादी का अपना ऐड देती है, वहां से वो शादी करती है जो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, और वो शादी करती है। उसके बाद ये सब शुरुआत होती है, खाली दिमागों की कुराफात यहां से शुरू हो जाती है। आज की घटना देख लीजिए, आज जो लड़की ये कोर्ट में पेश होती है शौहर के साथ नहीं थी, अपने वालिदैन के साथ थी जी। तो जब ये लड़की को वैसे सम्मोहित किया जा सकता है तो इतने दिनों में इनके वालिदैन ने क्यों नहीं सम्मोहन किया?
वहां भी सम्मोहित करके इससे बयान दिलाया जा सकता है। और जैसी ये लड़की वहां उनकी कस्टडी से छूट के बाहर आई, आती एयरपोर्ट पे बयान देती है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है या अपना धर्म परिवर्तन किया है और अपनी मर्जी से शादी की है और मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहता हूं, मुझे आजादी चाहिए। कोर्ट ने भी उसकी बात का सम्मान किया है। कोर्ट ने वालिदैन के साथ नहीं भेजा उसे, कोर्ट ने जो वार्डन है उसकी कस्टडी में भेजा है। बिल्कुल। और मिलने की इजाजत शायद दी है हस्बैंड को भी, वो भी मिल सकता है। दूसरे एक चीज ये है, उसके बावजूद एनआईए वहां खड़े होकर कहती है जबानी जमा खर्ची कि साहब हमारे पास सबूत है जो आईएसआईएस से लिंक बनाते हैं। जब सबूत है तो इसके हस्बैंड को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? क्या उसी तरह के सबूत है जिस तरह से हरियाणा के अंदर उस ड्राइवर के खिलाफ सबूत थे? ठीक है, विनोद बंसल साहब आपकी बात पर बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जैदी साहब, जैदी साहब चाहिए कि उसने उस बच्चे का हत्या ठीक है विनोद बंसल साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हदिया का हस्बैंड है वो इस बात की सजा क्यों भुगते कि केरल सरकार ने आपके आरोपों को अगर एक पल के लिए सही मान लिया जाए कि केरल सरकार ने कार्रवाई नहीं की, पीएफआई के लोगों को पकड़ा नहीं जो कि कन्वर्जन करा रहे थे, वो आरोप भी आपके सही मान लें अगर 2 पल के लिए, तो फिर केरल सरकार की कारगुजारी की सजा हदिया का हस्बैंड और हदिया को क्यों भुगतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं समीर भाई, हदिया नहीं उसको अखिला बोलिए। आप देखिए अभी जो शादी है वो कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दी थी। अब मैं आपको बताऊं दूसरी बात, अरे देखिए लव जिहाद में और लव मैरिज में बहुत बड़ा अंतर होता है। हदिया खुद अपने आप को हदिया बोल रही है, वो कह रही है कि मैंने अपनी पसंद से शादी की, मैंने अपने पसंद से इस्लाम कबूल किया। क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? आप बोलिए, देखिए आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं। देखिए मुझे हदिया खुद को क्या कहलाना चाहती है ये तो हदिया तय करेगी ना, वो बालिग है, वो बालिग है बंसल साहब। हम किसी बालिग लड़की को ये कैसे कह सकते हैं तुम अपने आप को हदिया बोल रही हो, गलत बोल रही हो, हम तो तुम्हें ये बोलेंगे? ये क्या बात हुई? कंप्लीट करें अपनी बात। नहीं समीर भाई, मेरी बात को पूरी करने देंगे। मैं कह रहा हूं, देखिए बात यह है कि अभी तक जो है ना जी, जो अखिला ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप जो है वो जो अखिला के माँ बाप ने जो कहा है साफ जो एनआईए ने कहा है, बहुत गंभीर मामले है भाई, उसको जरा समझना पड़ेगा। उसको सिर्फ आप ये मत समझिए कि आप हदिया बोलने से कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, नहीं। देखिए मूल नाम तो उसका अखिला है ना, 23 साल तक अखिला थी कि नहीं थी? अब मुझे बताइए कि ये पीएफआई जैसे संगठन है उसके बारे में किसको नहीं पता कि सिमी का आउटपुट है। उसकी जो महिला विंग है वो एक हिंदू नाम से काम करती है, सत्या सरीन। आप मुझे बताइए कि आखिरकार उसने जो ब्रेन वॉश किया आज तक सुनिए आज तक देखिए आप बीच में बोलोगे तो देखिए आप जिहादी साहब उनको आपने टीवी चैनल पर भी जिहाद कर रहे हो, दीजिए फिर जवाब दीजिएगा। टीवी चैनल पर जिहाद मत फैलाइए जैदी साहब। जी बोले आप। मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए मैं बताऊं, देखिए समीर भाई, जो आत्मघाती बम वर्षक जो 10 से होते हैं, आखिरकार जिनको आत्मघाती टेररिस्ट होते हैं ना जी, बम्बर, तो वो कैसे तैयार होते हैं? वो ऐसे तैयार होते हैं कि उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उनको नहीं पता कि मेरा बम ब्लास्ट होगा तो मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस तरह से बड़े पैमाने पर इन लड़कियों को और बहनों को तैयार किया जाता है और सीरिया भेजे गए हैं कई, आपको पता है सारा एनआईए ने पहले भी खुलासा किया है। और दूसरी बात ये बताऊं आपको मैं, देखिए केरल मैंने आपसे सवाल ये किया कि अगर कुछ लोगों का मान भी लिया जाए, आपकी दलील हम 2 पल के लिए मान लेते हैं कि कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया पीएफआई नाम के संगठन ने, तो उसकी सजा ये परिवार क्यों भुगते, ये हस्बैंड वाइफ क्यों भुगते हैं? इनके बारे में क्या पता चल गया आपको? नहीं, कौन क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? कौन सा परिवार? मैं कहता हूं जो हस्बैंड वाइफ बनी नहीं ना, जो हस्बैंड वाइफ बने ही नहीं। देखिए ना, जो हस्बैंड वाइफ बने ही नहीं उनको आप हस्बैंड वाइफ कैसे कह सकते हो? जो व्यक्ति 24 घंटे नहीं रहा, और मैं बताऊं जो शादी ही इनवैलिड है, इलीगल है, नलिफाइड है, तो आप उसको कैसे हस्बैंड वाइफ कह रहे हो समीर भाई? मुझे बताइए समीर, अब वो हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकते हैं जब कोर्ट ने कहा कि आप हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते? अगर आप जिसको शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, बंसल साहब आप सुनिएगा, अब आप जिसको हस्बैंड कह रहे हो, आप जिसको हस्बैंड कह रहे हो, कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने हस्बैंड नहीं माना, कोर्ट ने हस्बैंड नहीं माना, कुछ हुआ कोर्ट ने उसको हस्बैंड नहीं माना। अगर हस्बैंड माना वो साबित क्या करती है? देखिए
इस बातचीत के दौरान कोर्ट ने हादिया से पूछा कि तुमको पढ़ाई करनी है तो क्या स्टेट तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाए? हाँ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरा तो हस्बैंड है, वो करेगा। हाँ। और स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो खर्च उठाए, मतलब कि हस्बैंड ही खर्च उठाएगा। तो शादी अगर इनवैलिड होती तो ये शायद नहीं किया जाता। हाँ, ये बात लोकल गार्डियन जो होंगे वो कौन होंगे? वो डीन होंगे कॉलेज के? हॉस्टल में देखो, हस्बैंड कभी गार्डियन नहीं बन सकता, ये कानून है, ठीक है। हस्बैंड गार्डियन नहीं होता है किसी का भी। हस्बैंड को मना नहीं किया गया है मिलने से, हॉस्टल के रूल्स के हिसाब से वो मिल भी सकता है। एनआईए ने जरूर ये कहा है कि लव जिहाद है, 89 केसेस का हवाला दिया है, और आईएसआईएस का रिक्रूटर है शफी जहान, ये भी कहा है। मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं कि अगर किसी तंजीम पे पाबंदी लगानी है और आतंकवाद के लिए किसी को गिरफ्तार करना है तो एनआईए के पास केंद्रीय कानून है। हाँ। तो उन्होंने पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया और शफी जहान को आज अरेस्ट क्यों नहीं किया? कौन से मुहूर्त के लिए वो रुके हुए हैं वो एक अलग विषय है। हाँ। अब 15 दिन पहले राजस्थान का किस्सा चल रहा था, याद है आपको? वीएचपी के पोस्टर भी आए थे। तो राजस्थान में लव जिहाद हो गया, सीरिया वो लड़की को भेज रहे पायल संघवी को, वो वाला केस भी फ्लॉप हो गया। फिर उससे पहले इन्होंने एक और केस उठाया। केरला में ये लोग बात करते, केरला की पुलिस ने रिपोर्ट दिया 2009 में कि लव जिहाद नहीं है। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, येदियुरप्पा जी की, गुरु प्रसाद सीआईडी के डीआईजी ने दिया डीजीपी ने कि कोई लव जिहाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी को पूछा गया लव जिहाद है या नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, कोई लव जिहाद नहीं है। एनआईए के पास अगर सबूत है तो साबित कर दे, एक बार साबित कर दे। पर आरोपों के अगर हिसाब से हम लोग चलने लगे तो माफ करना समीर भाई, अमित शाह पे भी आरोप है। अमित शाह पे तो एनकाउंटर के आरोप है, तो आरोपों पे ही अगर सारी चीजें लव जिहाद अगर साबित हो गया तो अमित शाह हत्यारे ये भी साबित हो गया। वरना जब तक साबित ना हो सुप्रीम कोर्ट में तब तक अपने घोड़ों को जो है स्टेबल में रखिए। और जहां तक सम्मोहन का बात है तो क्या हिंदू महिला ही सम्मोहित हो सकती है या हिंदू मर्द भी सम्मोहित हो सकता है? ठीक है, ठीक है, हिंदू मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद, ये जो ब्रेन वॉश की बात आ रही है, आज एनआईए ने भी ये दलील दी कोर्ट के अंदर कि ब्रेन वॉश किया गया है इस लड़की का, इसलिए इसको पहले काउंसलिंग की जरूरत है। यानी जब तक उसकी काउंसलिंग ना हो जाए तब तक उसके बयान अहमियत नहीं रखते, ये साबित करने की कुल मिलाकर कोशिश थी। क्या ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, पिछले काफी टाइम से वो लड़की अपने बाप के साथ में है जी, तो क्या बाप के अंदर बेटी के साथ इतना उसका अच्छा रिश्ता नहीं है कि वो सम्मोहन नहीं कर पाए उसका ब्रेन वॉश नहीं कर पाए कि बेटा गलत कर रही है तो, और लड़की ने माना नहीं उसको। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, धर्म की आजादी हर आदमी की है। कोई भी आदमी धर्म को अपने हिसाब से आजादी से किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें कोई किसी पर आरोप नहीं है। वही बात आपको याद होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का धर्म परिवर्तन कोई करना चाहता है तो उस पर बैन नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात यह भी कही थी कि अगर वो आतंकवादी के साथ भी यानी गुनहगार आदमी के साथ भी प्यार करना चाहे लड़की तो आप उसको कौन सा कानून रोकता है किसी अपराधी से प्यार करने से? दूसरे एक चीज और कही थी, ये कहा गया था एनआईए को एक और चीज कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हर मामले को कम्युनल एंगल मत दीजिए, ये भी कहा था। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं सुप्रीम कोर्ट की, और आज की जो बातें हुई हैं, जो सब वक्ताओं ने कही, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं विनोद बंसल से कि ये जिहाद का जो लेवेरिया हो गया इनको, इसको खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो आज से हम इनका नाम आसाराम रखेंगे, क्योंकि आसाराम भी पहले भगवान थे लोगों की नजर में। जब वो पकड़े गए तभी तो उनको आसाराम कहा जाने लगा कि ये आसाराम 10-10 साल की बच्चियों से जिना करते हैं। आज से हम फिर विनोद बंसल को आसाराम कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको लवेरिया हो गया जिहाद का। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, इस्लाम में शादी से पहले लव जैसी कोई चीज नहीं। देखिए, अगर कोई सच्चा पक्का मुसलमान है तो गैर इस्लामी चीज का सहारा कैसे ले सकता है इस्लाम के लिए? बहस का स्तर है इनका, दिए थे हस्बैंड तो ये सारी चीजें सोचने की हैं। ये सारी एक आदमी मुसलमान होकर गैर इस्लामी काम से शुरुआत कैसे कर सकता है अगर वो इस्लामिक काम करना चाहता है? अरे सुनिए, आपका नाम आज से आसाराम हो गया। नहीं ठीक है, नहीं रशीदी साहब, देखिए पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक की वजह से कई डिबेट्स जो है ना उनका मकसद खत्म हो चुका है। समीर भाई पर्सनल अटैक छोड़ दीजिए ना, मुद्दे पर बात करें। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तमीज वो उसमें डूब हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी भाई। ये गलत बात है, ये डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, ये डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। मेरे शोहर हैं, ठीक है, डॉक्टर दत्ता मानना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर दत्ता क्या वाकई कम्युनल रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या इस पूरे मसले को? तर्क शक्ति नहीं है तो मत बोलो ना, तर्क शक्ति नहीं है तो मत। जी ठीक है, ठीक दुम पे पैर रखा गया, नाराज ना हो, दुम पे पैर रखा गया
तो बिलखना तो है ही आपको। रशीदी साहब छोड़ दीजिए, डॉक्टर दत्ता। नहीं देखिए, ऐसे बदतमीज लोगों के साथ डिबेट नहीं करूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल इनको माफी मांगनी पड़ेगी साहब, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अब भागने का मौका कैसी बात कर रहे हैं रशीदी साहब? देखिए पर्सनल अटैक छोड़ दें। देखिए विनोद बंसल साहब भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। रशीदी साहब प्लीज ये मुद्दे पर ही बात कीजिए, वरना वक्त सारा खत्म हो जाएगा। वक्त सारा खत्म हो जाएगा, वक्त बहुत कम लेकर बैठता है। जी, कोर्ट को भी नकार रहे हैं, हादिया को भी नकार ठीक है रहे हैं। सर। डॉक्टर दत्ता जल्दी से। साहब थोड़ा सा, नहीं मैं इस बदतमीजी के साथ बात नहीं करूंगा। शांत होइए। ये बदतमीजों के साथ बात नहीं करूंगा। साहब देखिए समीर भाई इनको माफी, नहीं इनको माफी मांगनी पड़ेगी पहले। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे इस चीज के लिए आसाराम कह दिया आपको, इसके लिए माफी मांगू? तो मुझे मत बुलाइए। नहीं, आपको आसाराम कह दिया, इस चीज की माफी मांगू? बंसल साहब नाराज ना हो, डॉक्टर दत्ता का टर्न है, उनको बोलने दें आप। बंसल साहब डॉक्टर दत्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये किस तरह से बात कर रहे हैं? इसी मसले पर बोलना चाह रहे हैं। सुन लीजिए प्लीज। आप माफी मांगो इसके खिलाफ। नहीं ये डिबेट का स्तर है आपका। थोड़ा सा समीर भाई ये टीवी चैनल की डिबेट का स्तर है क्या बना? ये रशीदी साहब अपने आप को उसामा बिन समझ रहे हैं। आप कंडेम करते हैं नहीं करते इसको? बंसल साहब थोड़ा सा ये रशीदी साहब अपने आप को उसामा बिन लादेन तो आप सारे लोग हमारे, आप सारे लोग मेरे लिए सम्मानित गेस्ट हैं। मैं तो इल्तिजा ही कर सकता हूँ, मैं इल्तिजा ही कर सकता हूँ बंसल साहब आपसे भी और रशीदी साहब आपसे भी, प्लीज 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 पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो, प्लीज प्लीज मुद्दे पर बात करें आप सब लोग, मुद्दे पर बात करें। फिर आपके ऊपर भी पर्सनल स्लैंडरिंग का बौछार होगा, वो जी दत्ता जी कंप्लीट करें। जहां बात आती है कि अखिला या फिर हदिया जो भी होना, आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? बंसल साहब आप सुन लीजिए ना थोड़ा सा। नहीं करेंगे, नहीं ये डिबेट का स्तर है क्या इसका? बंसल साहब आप थोड़ा सा मैं कंडेम करता हूँ, बिल्कुल वहीं से मैंने शुरुआत किया और मैं कंडेम करता हूँ पर्सनल स्लैंडरिंग को, कंडेम करता हूँ और नहीं होना चाहिए पर्सनल स्लैंडरिंग। इस लादेन को माफी जहां अखिला या फिर हदिया वो उस पे फाइनल मोहरा तभी लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देगी। अभी तक फाइनल डिसीजन आया नहीं है, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को ही वैलिड माना जाएगा जब तक फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट एक बालिग लड़की की पर्सनल गवाही। मैं आ रहा हूँ, सारी चीजों पे आ रहा हूँ, सारी चीजों पे नजरअंदाज कर रहे हैं आप उसको। मैं सारी चीजों पे आ रहा हूँ, दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपनी बात रखूंगा। जी जी जी। केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि ये शादी नल एंड वॉइड है क्योंकि वो कोहेशन से किया गया है और इसलिए मतलब कि उसको अपने पिता के यहाँ रहना चाहिए, यही तो डिसीजन था। केरला हाई कोर्ट ने क्यों इस डिसीजन पे आया था? अखिला या फिर हदिया, उसने केरला हाई कोर्ट पे बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे कोहेस किया गया है और कोहेस करके मुझे धर्म परिवर्तन मेरा करवाया गया था। She had said that indeed. No, she had said that. और उसी पे हदिया ने कभी नहीं ये कहा। उसने कहा था, उसने अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस पे बाद में कहा, बाद में उसने कहा था कि मेरे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के चलते मैंने कोर्ट पे ये बयान दिया, पर कोर्ट पे बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड उसने ये बात कही थी। चलिए ठीक। दूसरी बात यहाँ पे दत्ता जी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं और क्या यह माना जाए वाकई कि आज हदिया की गवाही के बाद, खुद उसके बयान के बाद, क्या यह साबित हो चुका है, क्या यह तय माना जाए कि लव जिहाद का जो वर्ड है वो एक शिगुफा बनकर रह गया? यह हमारा सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो बात हो रही है हदिया मामले की। हदिया ने आज खुद कोर्ट के सामने मौजूद रहकर अपनी गवाही दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ, अपनी मर्जी से उसने इस्लाम धर्म कबूला। अब इसके बाद लव जिहाद का यह मामला, इसे क्या माना जाए, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं एक कमेंट, क्योंकि ब्रेक से पहले इस पर काफी बहस हुई कि अगर वाकई एनआईए कल्प्रिट मान रही है हदिया के हस्बैंड को, उसके शौहर को, तो अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसके खिलाफ अगर वाकई इतने पुख्ता सबूत हैं तो उसके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं बना अब तक? और उसके बिना पर क्या इसे लव जिहाद का केस माना जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई
नहीं, देखिए हदिया का केस, लव जिहाद का केस माना जाए या नहीं जाए ये तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इस तरह के कई केसेस वहां पे इस तरह के एनआईए के संज्ञान में आए हैं और एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हदिया वाले इश्यूज को आप कह रहे हैं कोर्ट फैसला करेगा कि ये मामला लव जिहाद का है या नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग और सरकार के मंत्री खुलेआम इसे लव जिहाद बता रहे हैं, करार दे रहे हैं लव जिहाद। नहीं देखिए, हदिया का केवल बात नहीं, हम कह रहे हैं केरला में लव जिहाद के बहुत सारे केसेस एनआईए के संज्ञान में हो रहे हैं और इस तरह की चीजें उनके ध्यान में आई है और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए कोई भी चीज, आरोप तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन फाइनली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोई चीज का फैसला होगा। लेकिन इस तरह के जो 89 केसेस के एनआईए ने कहे तो उन सबको लोगों को इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। और आपने बिना किसी कन्विक्शन के मुझे एक केस बता देखो, मेरे को बोलने दो, आपको मैं बोलने दे रहा था। कंस्पिरेसी का एंगल बनाया, ठीक है, आपने बिना कोई कन्विक्शन के कोर्ट के किसी के बनाए आपने इसको एक कंस्पिरेसी थ्योरी बना दिया, कैसे? ठीक है शहजाद गोपाल जी बताएं। अब ये प्रश्न पूछा है ना शहजाद ने, अब आंसर देने दीजिए मुझे। अब सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा है तो पहली बात है कि हमने कोई केस को कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं कह दिया। हम जो आरोप है वहां के हाई कोर्ट के फैसले के बाद आगे की बात कर रहे हैं। हम एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बात कर रहे हैं। पीएफआई और सत्या सारनी के सेल्फ कन्फेशन स्टिंग ऑपरेशन की बात को सबको झुठला दोगे और इस बात को कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया डिसीजन को, उसको लेके आप सबको एक्सटेंडेट कर देंगे। तो फिर आप इतने सारी चीजों को झुटला के, इतनी सारी चीजों को नकार के और इस बात को लेके कि हाई कोर्ट के फैसले को भी नकार देंगे और आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है। और एक केस आपने अभी तक नहीं बताया जिसमें अरे तो आपसे आप ही सारे, वैसे तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं पूछ लेते आप? ये शहजाद पुनः जो है राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बातें करते? आप बताओ, जो राहुल गांधी जो सारे काम कर रहे हैं, इनको केवल आरोपों के ऊपर ही इनको फैसले लेने हैं, तो उनके ऊपर तो नेशनल हेराल्ड और पता नहीं क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। और आप राहुल गांधी पे, उनके ऊपर क्यों नहीं आरोपों पे सजा दिलवा देते उनको? सरकार के मंत्री बोल रहे हैं लव जिहाद है, आप मुझे सबूत पेश कीजिए इसका, एक कोर्ट की कन्विक्शन बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर संदीप भाई, डॉक्टर दत्ता जवाब देना चाह रहे हैं। एंकर की जॉब क्या साजिद को दे दी क्या पूना वालों को? नहीं सुनो संदीप भाई, आपने एंकर का स्थान इनको दे दिया है क्या? अग्रवाल साहब ये ओपन डिबेट है, अग्रवाल साहब ओपन डिबेट है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। नहीं, पूना वाला कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं, ओपन डिबेट है तो ये बता दें उसको। अगर कांग्रेस के मन में कोई सवाल है तो इसी डिबेट में पूछा जाएगा ना। आपका भी अगर कोई सवाल कांग्रेस पार्टी से है तो आप पूछ सकते हैं, ओपन डिबेट है। ठीक है, डॉक्टर दत्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर दत्ता ये बताइए कि जो भी चीजें अभी सामने आई हैं उसके बेसिस पर राहुल गांधी ने हम ठीक उसके बेसिस पर एक मिनट अग्रवाल साहब, डॉक्टर दत्ता, क्या केरल की सरकार को लव जिहाद की सपोर्टर माना जा सकता है कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है केरल सरकार, जो आज दावा किया गया सरकार की तरफ से? मैं किसी भी सरकार पे इस तरह का आरोप नहीं लगाऊंगा कि लव जिहाद को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। गिरिराज सिंह का बयान है ये। पर मेरा मानना है कि हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक मशीनरी में लोग मौजूद हो जो कहीं ना कहीं पे इस तरह की इंडाइसमेंट को मदद देता है और मदद पहुंचाता है। हाँ। मेरा गुजारिश रहेगा कि केरल सरकार अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो है उसको उस प्रदेश में बैन कर दे और केंद्रीय सरकार से भी गुजारिश रहेगा कि बाकायदा इस पे इंक्वायरी हो कि वो लोग क्या सही में लव जिहाद को कहीं ना कहीं पे पेट्रोनाइज कर रहे हैं। अगर पेट्रोनाइज कर रहे वो इंक्वायरी के आधार पे फिर जो उचित कदम होगा वो उचित कदम उठाए। पर जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं होती, मेरा केंद्रीय सरकार से भी गुजारिश रहेगा कि उस संगठन को निगरानी में रखे और अगर उचित होता है तो ट्रैंक्विलिटी और पीस को बरकरार रखने के लिए बैन, अगर जरूरत है तो बैन किया जाए। अखिला वाला मामला पे या फिर हदिया वाला मामला पे जो पहले इनकॉम्प्लीट था वो चीज पे मैं आना चाहता हूं। अखिला या फिर हदिया ने जो कहा था कि कोची से जब वो दिल्ली आ रही थी तो उसने बाकायदा एयरपोर्ट पे कहा था कि मैंने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया है जी। पर वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट पे देना
आवश्यक है अखिला की तरफ से। दिया ना उसने आज। अखिला ने 3 बात बोली है आज सुप्रीम कोर्ट पे। पहली बात उसने कहा है कि कोर्ट के बाहर रिपोर्टर से भी बात की। मैं आजाद रहना चाहता हूं। फिर कोर्ट ने वही बात की। पहले नहीं, कोर्ट के अंदर जो बात होगी उसको वैलिड और लीगल माना जाएगा। तो दोनों एक ही तो बातें हैं ना, अलग-अलग होती तब हम चर्चा करते हैं ना। पहली बात अखिला ने बोली है कि मैं आजाद रहना चाहता हूं जी। दूसरी बात उसने कही है कि मैं अपना पढ़ाई करना चाहता हूं पर मेरे हस्बैंड उसका जिम्मेदारी ले, ना कि स्टेट उसकी जिम्मेदारी ले। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसकी जो मैरिज है, मैरिज को तो वो कहीं ना कहीं पे पर्सनल लेवल पे वैलिड कर रही है। इस चीज को आप प्लीज सुन लीजिएगा। वैलिड कर रही है, पर उसका वैलिडिटी पे एनआईए ने जिस तरह का रिपोर्ट पेश किया है 100 पेज का, जिस पे एनआईए ने कहा है कि इस पे बहुत सारे एंगल है और केवल ये एकमात्र केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे बाकायदा मतलब लव जिहाद कहीं ना कहीं पे दिखाई देता है। एनआईए ने 2 बात कही है, एक है नार्को एनालिसिस के बारे में कहा है, दूसरी बात एनआईए ने कहा है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इज इट अ केस ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम जो है, स्टॉकहोम सिंड्रोम का मरीज अगर कोई व्यक्ति अगर होती है, वो लड़कियों को होता है या लड़कों को होता है, उस पे नहीं जाना चाहता, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई मरीज अगर स्टॉकहोम सिंड्रोम से अगर पीड़ित अगर होती है तो वो तरह तरह की बयान दे सकती है, तरह तरह के बयान दे सकती है, और अलग अलग बयान का अलग अलग मायना हो सकता है और अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए उस पे भी बाकायदा जांच होनी चाहिए। अच्छा मौलाना, ठीक है मौलाना रशीदी, ये कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पीएफआई नाम का जो है, इस पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि भाई फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा है, बहका के फुसला के यहाँ पे लड़कों को बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि लड़की को इस्लाम कबूल करवा लो, कन्वर्ट करवा दो तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? किस बिना पर ऐसा किया जा रहा है? देखिए मैंने आपसे और क्या इस्लाम में ऐसी इस चीज की कोई जगह है? समीर भाई, मैंने पहले भी कहा था कि प्यार नाम की चीज इस्लाम में शादी से पहले है ही नहीं। हाँ। जो सिरे से कंडम है उस पर बात ही क्या की? लव बिगिंस आफ्टर मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसमें टीवी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या एक बच्चा पकड़ा गया तो उसको टीवी वालों ने आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। ये लड़की और लड़का पकड़े गए लव करते हुए तो आपने लव जिहाद कहना शुरू कर दिया। इसमें टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूं, जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक किसी पर कोई केस साबित ना हो जाए, जैसे अभी ये कह रहे थे दत्ता साहब कि जब तक साबित ना हो जाए उसको अखिला कहिए, मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी सीएम बने बैठे हैं, उन पर भी 302 के केस हैं, उनको तो कोई अभी तक क्रिमिनल नहीं कह रहा है। आप क्यों नहीं कह रहे हैं? उसको कहना चाहिए। आप कहिए अपनी जबान से कि भाई वो सीएम क्यों बने बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको जब तक ट्रायल चल रहा है साबित नहीं होता तो आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन यहां उसका उल्टा होता है सर। बच्चा जो है पकड़ा जाता है, उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, वो 12 साल जेल में रहता है और 12 साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है। फिर उसकी जिंदगी ऐसी तबाह होती है कि उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसके पास आना भी पसंद नहीं करते, हालांकि वो बाइज्जत बरी हो गया। तो इन लोगों ने एक शोषा गढ़ लिया है मुस्लिम आतंकवाद का और लव जिहाद का। यानी इनको जो है इसके अलावा इसके आगे कुछ नजर नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई हिंदू आतंकवाद कहता है वो भी गलत है, इस्लामी आतंकवाद कहता है वो भी गलत है। सही बात। हम ये कहना चाहते हैं आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो मुसलमान करे या हिंदू करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई भी करे, उसको आप किसी धर्म से मत जोड़िए। बुरा हमेशा बुरा है, वो धर्म किसी को बुरा करने के लिए नहीं कहता, चाहे वो हिंदू धर्म हो। बंसल साहब मानते हैं आप बंसल साहब? हाँ, मैं मानता हूं कि देखिए मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। इस बात को भी सबको मानना पड़ेगा। हिंदू नहीं होते, हिंदू नहीं होते। भोपाल में 3 आदमी आईसिस के पकड़े गए। आपको मुझे भोपाल में पकड़े गए 3 आदमी आईसिस के नाम पर। लेकिन मजहबी जामा क्यों पहनाना आतंकवाद को? बात है, फिर मैं आपको आतंकवाद को मजहबी जामा पहनाने में क्या मजहब रखता है? किसी को भाषा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको आसाराम कहता रहूंगा। इस्लाम के नाम पर ये भाषा छोड़ दीजिए, नफरत की। एक मिनट रशीदी साहब, ये नफरत की भाषा छोड़, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। नफरत मत फैलाइए। मुझे बताइए, देखो बीएचपी का नाम बंसल साहब है, सिर्फ कौन आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं? आखिरकार कितने बीएचपी को कोई नहीं जानता। बंसल साहब
साहब, अल्लाह अकबर के नाम पर बंसल साहब देखिए, सवाल बस इतना सा है, आसाराम कहूंगा, सवाल बस इतना सा है कि लव जिहाद का टाइटल देने में, लव जिहाद का टैग लगाने में जल्दबाजी बहुत होती है। बंद कराइए। देखिए मैं अब देखिए, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। लड़की कह रही है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, फिर भी आप बार बार लव जिहाद इसे कहे जा रहे हैं, बार बार आप उस लड़के को आतंकवादी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए, बात बस इतनी सी है, मानते हैं आप? नहीं, राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी। बोलूं समीर भाई, नहीं तो ये देखिए, ये जो अतिवादी लोग हैं ना जी, आपने टीवी चैनल पर गलत लोगों को बैठा रखा। मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को बुलाओगे तो मेरे को नहीं बैठाना, कम से कम प्लीज। अपने बारे में ऐसी बातें बंसल साहब, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, बारे में तो ऐसी बातें ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी बात, आपको आतंकवादी नहीं मानते, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मैं कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जी, मैं अब डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जी। देखिए ये जो केरला सरकार की क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, मैं कहूंगा आपके अपने कैमरामैन से जरा जूम करके दिखाएं। देखिए इसमें बाकायदा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा, उसने कहा है कभी 2866 केसेस अभी तक लव जिहाद के पकड़े गए, लव जिहाद के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 703 केसेस को हमने इन्वेस्टिगेट किया, एक भी साबित हुआ क्या इनमें से? लड़कियों को रेस्क्यू किया। रशीदी साहब पहले पूरी बात सुन लीजिए, रशीदी साहब प्लीज, और इसका जवाब नहीं, एक मिनट रशीदी साहब, आप हर चीज को ऐसे झूठ नहीं ठहरा सकते ना, हर चीज को झूठ ना ठहराइए प्लीज, और इसका जवाब जैदी साहब देंगे। केरल में सरकार जैदी साहब की पार्टी चला रही है, इसका जवाब जैदी साहब देंगे। बंसल साहब आप कंप्लीट करें। नहीं, मेरी बात को पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। मैं कहता हूं, देखिए इनकी सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, केरल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 2866 केसेस लव जिहाद के रिपोर्ट हुए, जिसमें से 703 केसेस पर हमने केसेस रजिस्टर किए और 261 लड़कियों को हमने बचाया। एक बात और दूसरी बात सुनिए, इसके अलावा ये सिर्फ केरल का मसला नहीं है। आप देखिए ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट यूके अखबार की है, ये आप देखिए, इसमें देखिए यूके के अखबार है, ये मेट्रो और ये अखबार है द टाइम्स ऑनलाइन। ये अखबार क्या कहते हैं, मैं आपको कोट इन कोट रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कि द रिक्रूटर्स ऑफन पे 5000 पाउंड फॉर ईच सक्सेस ऑफ कन्वर्टिंग हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स इनटू द इस्लाम। ये जो है बाकायदा इसकी पुलिस की रिपोर्ट है, ये मेरी ठीक है, आपने केरल का जोर शोर से मुद्दा उठाया, केरल का ये मामला है, जैदी साहब से जवाब ले लेते हैं, सुनिए सर जी। नहीं 10 सेकंड साहब आप जवाब सुन लीजिए, 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड और बता रहा हूं। देखिए जोधपुर में केस हुआ, मुंबई में हुआ, रांची में हुआ, ग्वालियर में हुआ, कानपुर में हुआ, भागलपुर में हुआ, जबलपुर में हुआ, और ये मुजफ्फरनगर में हुआ। ये इतने सारे केसेस मेरे पास हैं, अगर किसी को झुटलाना तो बता दीजिए कौन से केसेस नहीं है लव जिहाद के। हम कोई तथ्यात्मक बातें करते हैं और ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, ये मीडिया की रिपोर्ट है, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है ये। जैदी साहब सारे फैक्ट्स लेके आए हैं आज बंसल साहब, और केरल सरकार ने माना तो है, तमाम ऐसे केसेस हुए जो माने केरल सरकार ने कि इतने मामले हुए हैं जिसमें फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ, ये तो बात आप मानेंगे। अब उनको रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? 50 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी, बताइए। 50 पेज की रिपोर्ट है मेरे पास। सरकारों में और बीजेपी सरकारों में इतना फर्क है कि कम्युनिस्ट सरकारें किसी बेगुनाह को मार पीट करके जबरदस्ती जुर्म नहीं कबूलवाती हैं, और अगर ऐसा करती है तो ये केस यहाँ तक नहीं आता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, और वहां पे कोई ऐसा वो नहीं है जो ये पेश कर रहे हैं, ये सारे प्रदेश आपराधिक आंकड़े पेश करते हैं, कौन सा क्या होता है वो उसमें पेश करते हैं, गलत तथ्य किसी मीडिया के आधार पे करते हैं। मुजफ्फरनगर में कौन सा लव जिहाद पकड़ा जाता है, आज तक केरल के अंदर एक साबित नहीं होता कि ये लव जिहाद है। एक मिनट सुन लीजिए यार, आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, लेकिन मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैदी साहब वो आप ही के स्टेट का डेटा लेके बैठे हैं ना, या तो उसको खारिज कीजिए या कहिए कि हाँ ऐसा हुआ, हम नहीं कर पाए, कुछ नहीं रोक पाए। जो ये वो सारे क्रिमिनल का डाटा लेके बैठे यहाँ प्रदेश जारी करता है, उसमें एक भी लव जिहाद का केस नहीं है, ना कोई साबित हुआ है ना होता है। सिर्फ लव जिहाद, हर जगह के क्रिमिनल डाटा होते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ना कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है। सुन लीजिए, ये दुनिया भर की अब आप वही काम कर रहे हैं, आतंकवादी
काम कर रहे हैं जाते सर। हैं, ठीक है। उनके ऊपर RDX बरामद होता है। आज तक सनातन संस्था के बैन करने की बात कोई नहीं करेगा, तो ना RSS वाले करेंगे, ना बीजेपी वाला करेगा। तो PFI कौन सा बैन हो गया? PFI कौन सा बैन हो गया? बातें ही तो होती है इस देश में। आप सनातन संस्था को कहते हैं, वो PFI को कहते हैं, बैन तो कोई नहीं होता। RDX पकड़ा जाता है, बैन तो कुछ नहीं होता। हेमंत करकरे उन्हें बुक करते हैं और यही NIA उन्हें प्रमाण पत्र देती है कि साहब ये तो सब बेगुनाह है। या तो हेमंत करकरे कहना चाहिए गलत तथ्य पेश कर रहे हैं जो देश के लिए शहीद छुपाने के लिए आज बंसल साहब गलत तथ्य पेश कर रहे हैं देश के सामने। एक सेकंड जयदीप साहब, शहजाद कंप्लीट कर लेने दो उनको। आप बोलिए। देखिए, एक लीगल चीज समझ लीजिए, ये कोई भी चेक कर सकता है लीगली। ठीक है ना। पहले तो PFI हो सनातन संस्था, उसको स्टेट गवर्नमेंट बैन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि UAPA, सुनिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पाबंदी लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्रीय सरकार की। ठीक है, पहली बात। सनातन संस्था के लिए रिकमेंडेशन गई, उसके ऊपर नहीं हुआ। PFI पे इतना सबूत है तो क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल पूछिए। दूसरी बात, NCRB में कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा लव जिहाद का नहीं होता। ये होम मिनिस्ट्री के तहत NCRB डेटा मिलता है। ठीक है, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती इसको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। लव जिहाद का कोई उसमें हेडिंग नहीं है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। सुनिए, तो अगर इतने केस है, एक सेकेंड विनोद जी, इतने केस है, मैं मान लेता हूं, चलो आपने केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद इसमें से एक भी कन्विक्शन का केस है क्या? क्योंकि केस होना और उसको प्रूव करके कन्विक्ट करना, प्रूव होके कन्विक्ट होना, तो आप कह सकते कि ये है। प्रूव होके कन्विक्ट ना हो तो आपका तारा सहदेव, मुंबई, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारी हवाई बातें हैं। ये वही हो गया कि अमित शाह पे बहुत सारे मामले हैं, वो आरोप हाईकोर्ट में। ठीक है ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ये सवाल बहुत अहम है। तो कांग्रेस का सनातन संस्था पर आरोप लगते हैं उस तरफ से, PFI पर आरोप लगते हैं आपकी तरफ से, तो ये डिबेट में ही इन मुद्दों को हम जिक्र करेंगे और इन संगठनों का नाम लेंगे और बातें करने के लिए सिर्फ इनका नाम उछाला जाएगा, या फिर कार्रवाई एक्शन भी कुछ होगा? एक्शन तो हो नहीं रहा। हेमंत करकरे के मारने के में उसका नाम है। जैदी साहब सुन लीजिए, अग्रवाल साहब आपका नाम थोड़ी है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल से सवाल है ना। जी। हाँ, देखिए, जो कोई भी चीज का प्रूफ तो जांच करने के बाद और पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होता है। बाकी सब तो सांकेतिक एक तरफ से इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। अगर NIA कोई बात कह रहा है, या तो आप कह दीजिए कि हमें इस देश की किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को भी नकार दीजिए। तब आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा नहीं, इसलिए वो लव जिहाद का मामला नहीं है। तो अगर आप यहाँ के देश की संस्थाओं पे विश्वास करते हैं तो आपको NIA और बाकी क्राइम सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने कह दिया, सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर इधर उधर हो सकता है। सुन लीजिए सुन लीजिए अग्रवाल साहब सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, आप ये पूरी बात आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी तो सबकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं किसी को बोलने दूंगा। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने सबको सुना है। अगर आप देश की संस्थाओं पे विश्वास नहीं करते, तो आप इसकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे भी नहीं विश्वास करते, तो फिर आप इस देश में रहने के हकदार नहीं है। आप डेटा को नहीं, एक बालिग लड़की को ये अधिकार है ना अग्रवाल साहब, एक बालिग लड़की को ये अधिकार है ना कि वो जिसके साथ चाहे रहे, आपके खिलाफ जिसके साथ चाहे शादी कर सके, जो आप जिस भी मजहब में रहना चाहे रहे, ये अधिकार तो है ना। देखिए, हदिया का संस्था का नाम आता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है हदिया का केस अभी। जैदी साहब आप कंटिन्यूअसली बोलने लगते हैं। सुनो समीर भाई, सुनिए ना, एक मिनट सुनो जैदी साहब, सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है हदिया के केस पे लव जिहाद ना हो सकता है हदिया के केस पे लव जिहाद हो। अभी आप कह सकते हो दोनों में से क्या हुआ है? नहीं ना, सही बात है, अभी तो आप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये एक बात है। और हाई कोर्ट ने तो अभी फैसला दे दिया है, तो अभी तक तो उसी का कोर्ट का फैसला
मान्य रहेगा। उसने मैरिज को एन्यूल किया हुआ है और अभी तक उसके हस्बैंड के साथ उसके संबंधों को अभी उनको वापस सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश नहीं किया है। दूसरी बात है कि एनआईए का केवल हादिया के केस पे नहीं बात हो रही, सत्या सारथी, पीएफआई और केरला की रिपोर्ट सब स्पेसिफिकली इस बात को कह रहे हैं कि लव जिहाद के मामले केरला में हो रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद था तो योगी सरकार आ गई, कितने लोगों को लव जिहाद के अंदर बंद किया। आपको सब कब केरल में नजर आता है ना। आपके जब कहना चाहिए सनातन संस्था के लोग कुलबुर्गी की हत्या के अंदर मुलविस हैं और पूरे सबूत देश के सामने मौजूद हैं। गोविंद पंसाले को उसी हत्यार से मारा जाता है, गोली लंकेश को भी उससे मारा जाता है। क्यों नहीं अरेस्ट करते? डॉक्टर दत्ता, ये बात मानेंगे जो अग्रवाल साहब ने बात कही, लव जिहाद का केस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस आपको किस बात के लग रहे हैं, जबकि हादिया खुद ये कह रही है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ। दत्ता जी बात केरल, दत्ता जी लास्ट कमेंट जैदी जी खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है जी। केरल के अंदर सब कुछ जीने का। जैदी जी थोड़ा सा शांत होकर सुनिए। दत्ता जी, जहां बात आती है कि लव जिहाद का केस है या नहीं है, हादिया का या फिर अखिला का बयान है कि लव जिहाद नहीं है, उसने मर्जी से शादी की है। केरल हाई कोर्ट का दूसरा मानना है पूरी चीज को लेकर, नहीं तो शादी को नाल एंड वॉइड नहीं करता वो केरल हाई कोर्ट। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया हुआ है, फाइनल डिसीजन आया नहीं है। मैं समझता हूं कि हादिया का केस लव जिहाद है या नहीं है वो तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनली तय करेगी। बट लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, आप भी मान रहे हैं? करता है बेशक, और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मेरठ का एक उदाहरण देता हूं, जो मदरसा में जिस लड़की की रेप हुई थी मेरठ में, और उसके बाद बाकायदा उसने जो बाकायदा एफआईआर जारी किया, एफआईआर लॉन्च किया था, और उसके साथ साथ उसने कहा था कि केवल मेरा रेप ही नहीं हुआ, धर्म परिवर्तन भी हुआ था और मेरी गैंग रेप भी हुई थी, गैंग रेप भी हुई थी। तो आरोप हो गया ना, इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री ने केरला सरकार से रिपोर्ट मांगा था जब लव जिहाद तूल पे था 2014 में, 2014-2015 में, और केरल सरकार ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, उन सब पे तफ्तीश हो रही है, और तफ्तीश होने के बाद चीजें सामने आएगी। रूल आउट नहीं किया था केरल सरकार ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा मुझे। हालांकि और भी अभी बहुत सारी बातें डिस्कस हो सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब ये नजर आ रहा है कि सरकार के मंत्री अगर लव जिहाद एग्जिस्ट है ये बात मान रहे हैं, केरल में ज्यादा है ये बात मान रहे हैं, तो सरकार को एक डेटा भी पेश करना चाहिए कि कन्विक्शन कितने केसेस में हुआ है। लव जिहाद के इतने केसेस वाकई माने गए जो कि लव जिहाद थे, ये बात सामने आनी चाहिए जो अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी।